हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बच्चे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट तो दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट, और वो कैसे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है उसके बारे में हमने काफी चर्चा की थी बच्चों। लेकिन आज का वीडियो हमारा रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बच्चों आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो बेटा एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। तो आज इसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस। बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। वहां पे कोई कटायन अनायन तो होता नहीं, जैसे आयोनिक कंपाउंड में होते हैं आयंस, तो कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं बच्चों? तो शुरुआत करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। लेट्स सी, कोवैलेंट कंपाउंड में दोस्तों आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यहाँ पे कोई आयंस नहीं रहेंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। इसका मतलब इस कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, ये सभी कोवैलेंट कंपाउंड में आपके बच्चे होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होता नहीं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड दिस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही दोस्तों मैं बोलता हूं वैन डर वाल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस बोल दिया जरा देखना, वैन डर वाल फोर्सेस, इस तरह से उसको बोल दिया। तो व्हाट इज मीन बाय वैन डर वाल फोर्सेस? दिस फोर्सेस आर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। बहुत ही वीक इंटरैक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, और इसी वीक इंटरैक्शंस फोर्स को बच्चों मैंने बोला वैन डर वाल फोर्सेस। वीक इंटरैक्शंस होते हैं तो जरा देखना, अराइज फ्रॉम द टेम्पररी फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेम्पररी फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ड्यू टू दिस बेटा ये वैन डर वाल फोर्सेस यहां पे डेवलप होते हैं। एंड वैन डर वाल फोर्सेस हमेशा वीक होते हैं, और वैन डर वाल फोर्सेस हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं। कटायन अनायन के बीच में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और मॉलिक्यूल के बीच में बिल्कुल नहीं होता। और सारी समस्या की जड़ यही से शुरू होती है बच्चों। तो कोवैलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा वीक इंटरैक्शंस रहेगा। तो बेटा इससे क्या होता है, इससे जरा देखना, तो उनका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है बच्चों। याद रखना आयोनिक कंपाउंड कौन से स्टेट ऑफ मैटर में थे? हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। लेकिन बच्चों यहां पे कैसे रहेंगे? अगर वो सॉलिड रहेंगे तो वेरी सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कार्बन का एग्जांपल लेना, फास्फोरस का एग्जांपल, सल्फर का एग्जांपल लेना। ये सारे केमिकल कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट एलिमेंट होते हैं। तो कोवैलेंट जरा देखना, अगर वो सॉलिड रहेंगे तो वो कौन से रहेंगे? एकदम सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे। बेटा अगर आपने देखा तो मैक्सिमम जितने केमिकल कंपाउंड हमने कोवैलेंट कंपाउंड के जितने एग्जांपल लेते उनमें सारे लिक्विड और गैसियस इन द स्टेट थे। जैसे बच्चों आपने देखा होगा हाइड्रोजन गैस कोवैलेंट कंपाउंड है, गैसियस इन द स्टेट। अच्छा ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बाद में क्लोरीन गैस लिया था बच्चों। ब्रोमीन तो लिक्विड था, ब्रोमीन लिक्विड है लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड है। आयोडीन कोवैलेंट कंपाउंड हो जाता है बच्चों, वो भी सॉलिड इन द स्टेट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम HCl, अमोनिया तुम आपके गैसेस हो जाते हैं। वाटर लिक्विड है। तो बेटा ये सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड कौन से स्टेट में रहेंगे? मैक्सिमम वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अगर वो सॉलिड रहेंगे तो वो सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं रहेंगे। वो कोई लैटिस बनाते नहीं है, लैटिस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें उनमें क्या होता है बच्चे, यही सवाल आपको पूछा था। ये मैक्सिमम सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड एक तो गैसियस स्टेट में रहेंगे, एक तो बच्चों ये रहेंगे आपके लिक्विड स्टेट में रहेंगे। भला ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन बच्चों बिहाइंड इट, द रीजन इज दैट बिकॉज दे कंटेन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल हैव अ वीक इंटरैक्शंस होता है। इसी को बच्चों मैंने बोला वैन डर वाल फोर्सेस। चलो दूसरा पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट बच्चों, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? कम ही रहेगा, क्योंकि बच्चे मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरैक्शन कम होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे? कम ही होगा। चलो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं बच्चे। एग्जांपल, अच्छा क्या आपको पता है बच्चों सोडियम क्लोराइड, मैंने केमिकल कंपाउंड लिया था। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड। इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों लगभग 801 डिग्री सेल्सियस होता है। 801 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन अगर मैंने पूछा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना
होता है बच्चों, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चे मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मेल्ट कब होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बच्चों, क्या इस दूरी को आप लोग देख रहे हो क्या, कितना डिफरेंस है, 801 कहां पे और कहां पे 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, वीक इंटरैक्शन होता है। बच्चों अगर आपको सवाल पूछा आयोनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, तो आंसर क्या रहेगा, बिकॉज इट कंटेन मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में होते हैं वीक इंटरैक्शन, एंड टू ब्रेक दैट इंटरैक्शन बच्चे हमें कम एनर्जी लगती है, दैट इज व्हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलो ये बात हम लोगों ने कह दी, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, सोल्यूबिलिटी। बच्चे ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है सोल्यूबिलिटी के लिए। अच्छा अब जरा देखना, सोल्यूबिलिटी जनरली कोवैलेंट कंपाउंड इनसोल्यूबल रहेंगे पानी में, वो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं करते, जनरली बोल रहा हूं, लेकिन कुछ केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करते हैं। सर कौन से केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो बच्चों लाइक डिसॉल्व्स लाइक के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था, पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। देखना, मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पानी तो पोलर होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर रहेंगे। तो बच्चे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब बेटा जरा इस चीज को आप लोगों ने मार्क करके रखना है, कौन से कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो कौन से कंपाउंड। चलो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यानपूर्वक देखना आप लोगों ने। अच्छा देखना, ये होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये सारे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। और वाटर कैसे होता है बच्चे, तो वाटर पोलर इन नेचर होता है। नॉट ओनली दैट, CH4 का एग्जांपल ले लो आप लोग। नाउ द नेक्स्ट वन, CCl4 का एग्जांपल आप ले लो बच्चों। ये सारे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। और पानी क्या होता है बच्चे, तो पानी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कौन सा केमिकल कंपाउंड हो गया, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। दैट इज व्हाई दे डू नॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर। ये सारे केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आपने देखा तो HCl पानी में डिसॉल्व होता है, अमोनिया पानी में डिसॉल्व होता है, ऐसे अनेक प्रकार के कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो बेटा ये पानी में क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पोलर इन द नेचर होता है, और ये भी पोलर इन द नेचर होता है। दैट इज व्हाई बच्चे यहां पे हमने क्या बोला, जनरली सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल, लेकिन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि पानी तो पोलर होता है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक। चलो बच्चों आगे की स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, लेकिन पीछे एक स्लाइड और एक पॉइंट बाकी है हमारा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट ना इन द सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करे। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि वो आयन से नहीं प्रोड्यूस करते, पानी में तो डिसॉल्व होते नहीं। बेटा यू टेल मी, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, कब होती है, जब पानी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कटायन होंगे, अनायन होंगे, तभी तो एक केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ना, या फिर कंडक्ट करेगा। लेकिन बच्चे अगर पानी में आपके केमिकल कंपाउंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व ही नहीं हो रहे, अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहे तो विल इट प्रोड्यूस कटायन अनायन, नहीं। अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे कटायन अनायन, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसी बात को मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चों, जरा देखना आप लोगों ने, देख लेना। हाँ ओके, तो याद रखना पोलर कोवैलेंट कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, क्या पानी में डिसॉल्व करेगा, 100% करेगा, पानी में पूरा डिसॉल्व करेगा बेटा, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। एंड पानी में कंप्लीट डिसॉल्व करने के बाद वो जनरेट क्या करता है, H+Cl- आयन। अरे बच्चों इसने H+Cl- आयन जनरेट किया, तो बेटा इसको मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन बोला। इसका मतलब क्या जनरेट हुआ बच्चे, फ्री आयन जनरेट हुए। अगर सॉल्यूशन में फ्री आयन जनरेट होते तो विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, यस बेटा। इसीलिए पानी में अगर आप लोग एसिड डालते हो, सॉल्ट डालते हो, बेस डालते हो सोल्यूबल इन वाटर, तो दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट जनरेट, सॉरी टू से, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, फ्री आयन इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन बोला ही नहीं मैंने, फ्री आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों यहां से हम लोगों ने क्या सीखा,
कुछ कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और कुछ कोवैलेंट कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, कौन से कोवैलेंट कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करेंगे? तो पानी खुद तो पोलर होता है ना, तो पोलर पोलर को डिसॉल्व करेंगे, एंड नॉन पोलर पानी में तो डिसॉल्व करेंगे ही नहीं बच्चों। यहां से बात पता चली। और जब पोलर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो जनरेट करते हैं फ्री आयन। जब उन्होंने जनरेट किया फ्री आयंस को, तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों खास बात हो गई। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट वन। इनके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेंगे बच्चों? इनके रेट ऑफ, बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में बॉन्ड तोड़ने के लिए या फिर बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो बच्चे इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है? बहुत ही स्लो होता है। अच्छा मुझे बताओ, ये आयोनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन कैसा था बच्चे? बहुत ही फास्ट था, क्योंकि वहां पे क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था। लेकिन बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। ज्यादा एनर्जी लगती है मतलब क्या हो गया बच्चे? इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगा? स्लो रहेगा, आराम से चलता रहेगा। तो बच्चे बिकॉज इट कंटेन मॉलिक्यूल, एंड एज इट कंटेन मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई वहां पे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, स्लो स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन चलता रहता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, दैट इज आयोनाइजेशन। ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयंस को मैंने बोला आयोनाइजेशन प्रोसेस। लेकिन सर फॉर्मेशन ऑफ आयन कहां से हो गया? तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड अंडरगोज आयोनाइजेशन, इट इज नॉट आयोनिक कंपाउंड। बेटा आयोनिक कंपाउंड की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आयोनाइजेशन कौन दिखाता है बच्चों? पॉइंट टू बी नोटेड, आयोनाइजेशन दिखाते हैं आपके पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो बच्चों यहां पे जरा आप लोगों ने देखना, जैसे बच्चों मैंने HCl का एग्जांपल लिया, बच्चों मैंने HBr का एग्जांपल ले सकता हूं, मैं कुछ भी एग्जांपल सकता हूं, HCl, HBr, HI, HF, ये सारे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के भी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो बच्चे। सारे एसिड, ये एसिड को पानी में डाल दिया, ये कौन सा कंपाउंड है? एसिटिक एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों आप लोग। मुझे बताओ ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है? HCl है, कोवैलेंट कंपाउंड है। HBr भी कोवैलेंट कंपाउंड है। अच्छा, और ये कौन से कोवैलेंट है? तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अब बच्चे मैंने उनको पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया तो मुझे क्या मिला? H+Cl-। बेटा जरा देखना, आयंस फॉर्म हो रहे। क्या फॉर्म हो रहे बेटा? फ्री आयंस। सिर्फ आयंस लिखना नहीं आप लोगों ने, इंडिपेंडेंट आयन, मोबाइल आयन, या फिर लिखो बच्चों फ्री आयन जनरेट हो रहे। लेकिन दोस्तों फ्री आयन जनरेट हुए तो कहां से जनरेट हो गए? मॉलिक्यूल, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। बेटा बहुत बड़ी बात होती है मॉलिक्यूल से आयंस बनना, मॉलिक्यूल से आयंस बनना, वो भी फ्री आयंस बनना। इसी प्रोसेस को बच्चों मैंने बोला आयोनाइजेशन। इसलिए मैंने क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? यहां पे वर्ड जरा लिख देना, फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो रहा है, लेकिन कहां से हो रहा है बच्चे? मॉलिक्यूल से आयन जनरेट हो रहे। बहुत बड़ी बात है बेटा, मॉलिक्यूल से आयन बनना बहुत बड़ी बात है। जरा देखना, अगर मैंने HBr को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो मुझे मिलता है H+ Br-। बेटा जरा देखना वन सेकेंड, अगर बच्चों मैंने लिखा नाइट्रिक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, नाइट्रिक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो H+NO3 1-। क्या जनरेट हो रहे हैं बच्चे? फ्री आयन जनरेट हो रहे। लेकिन वो फ्री आयन जनरेट कहां से हो रहे? तो मॉलिक्यूल से जनरेट हो रहे। ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है और ये सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल से फ्री आयंस बनना, इसी को बच्चों मैंने बोला आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो लिख देना डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन? फॉर इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फ्री आयंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बच्चे, इसको मैंने आयोनाइजेशन बोल दिया। चलो अब जरा देखते हैं आगे के स्लाइड के ऊपर। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। एंड ये होता है आपका डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन में क्या अंतर होता है? बेटा बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं कि डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन सेम होता है। बेटा नहीं, जरा देखना इनमें छोटा सा फर्क होता है 19-20 का, वही हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखना चाहता हूं। ये है मेरे पास NaCl और ये है मेरे पास HCl। दोनों केमिकल कंपाउंड दिखने में एकदम हुबहू एकदम सेम लगते हैं। अच्छा, लेकिन दोस्तों अगर आपने देख लिया तो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड हो गया, और नीचे वाला कौन सा केमिकल कंपाउंड हो गया? तो कोवैलेंट। लेकिन कौन सा कोवैलेंट है बच्चों? पोलर कोवैलेंट है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मीन बाय पोलर एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन पोलर। अब जरा देखना बच्चे, आयोनिक कंपाउंड
अरे सर आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या बना है, वो कंप्लीट कटायन एनायन से बना है, समझ में आ गया। अब कटायन एनायन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कौन से स्टेट में है बच्चे, सॉलिड इन द स्टेट रहेगा। ये कटायन एनायन ने एक दूसरे को ऐसे जकड़ के रखा है, जल्दी से छोड़ नहीं रहे, तो अल्टीमेटली वो कौन सा स्टेट है, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और बेटा अगर मैंने उसको पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, डिसॉल्व कर लिया, पानी में डिसॉल्व कर लिया, तो वो क्या जनरेट कर रहा है, Na+Cl-, और बेटा इसने क्या जनरेट किया, फ्री आयन जनरेट किया। यहां पे क्या जनरेट हुए बच्चे, फ्री आयन जनरेट हुए। लेकिन जो फ्री आयन जनरेट हुए उनका सोर्स कौन है, उनका सोर्स है आयोनिक कंपाउंड है। इसका मतलब आयन जनरेट हुए बेटा ऑलरेडी, पहले तो वो कटायन अनायन ही थे, बस ओनली द थिंग इज दैट वो कटायन अनायन फ्री नहीं थे, Na+ है, Cl- है, लेकिन वो फ्री नहीं थे। लेकिन जैसे पानी डाला, पानी का बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, पानी क्या करता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, एंड यू विल बी गेटिंग Na+Cl- इंडिपेंडेंट बन गए। मुझे बताओ यहां पे कोई मतलब कटायन और अनायन से नए आयंस बने, समझे ना, मतलब वो कटायन अनायन थे लेकिन वो फ्री नहीं थे, लेकिन पानी ने क्या कर दिया, उनको फ्री कर दिया, मतलब कैसा कोई नया प्रोसेस हुआ नहीं। इसको बच्चों मैंने बोला डिसोसिएशन, तो आयोनिक कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन, समझ में आ गया, आपने समझा होगा। नाउ लेट्स सी कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड भी पानी में डिसॉल्व करो तो आपको मिल जाता है बच्चे H+Cl-, ऊपर भी फ्री आयन मिले, नीचे भी फ्री आयन मिले। अरे सर दोनों तो सेम टू सेम है, दोनों में आयन जनरेट हो रहे, लेकिन बेटा यू टेल मी यहां पे आयन किससे जनरेट हुए, आयोनिक कंपाउंड से। आयोनिक कंपाउंड से आयन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल से आयन बनना, मॉलिक्यूल से आयन बनना, इसको मैंने क्या बोला बच्चों, डिसोसिएशन, सॉरी मॉलिक्यूल से आयन बनना आयोनाइजेशन, लेकिन ऊपर का केमिकल कंपाउंड क्या हो गया, डिसोसिएट। हेंस बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, आयोनिक कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन प्रोसेस। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चे, डिसोसिएशन का मतलब लिटरली मीनिंग होता है ब्रेक डाउन हो गया, राइट ना, आयोनिक कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन। लेकिन बच्चों मैंने लिखा यहां पे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट अंडरगो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोसेस, आयोनाइजेशन। कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहेंगे, बच्चों याद रखना HCl अंडरगोज आयोनाइजेशन, जबकि NaCl अंडरगो डिसोसिएशन। हालांकि दोनों के दोनों जनरेट क्या कर रहे हैं, फ्री आयन को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल से फ्री आयन बन रहे हैं, देखना बच्चे, मॉलिक्यूल से फ्री आयन बन रहे आयोनाइजेशन, एंड आयोनिक कंपाउंड से फ्री आयन बन रहे डिसोसिएशन। आई थिंक आप लोगों को ये समझा होगा। चलो आगे के स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये वाकई हमें आ रहा है कि नहीं। हमें पूछा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point while covalent compound have a low melting point and a low boiling point। तो बच्चों जरा देखना, अगर मैंने यहां पे लिखा आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, आयंस होते हैं, और आयंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट इज वाई उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे मुझे पता यहां पे आयोनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं और आयंस में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही तगड़ा होता है बच्चे, बहुत ही तगड़ा। तो दैट इज व्हाई टू ब्रेक दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई रिक्वायर मोर हीट एनर्जी, मोर मेल्टिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बच्चे व्हाइल कोवैलेंट कंपाउंड में क्या रहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड में रहेंगे बच्चे आपके होते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में क्या होते हैं बच्चे, वैंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं बेटा, वैंडर वॉल फोर्सेस। वैंडर वॉल फोर्सेस ही खुद ही वीक इंटरैक्शन से बने, वेरी वीक इंटरैक्शन। तो बेटा उनका जो बॉन्ड रहेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शंस रहेगा, वहां पे तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चे, कम होता है। एंड दिस इज व्हाट योर आंसर, मतलब आपको जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा टू आंसर दिस। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बाई पोलर कोवैलेंट। जनरली हमने देखा था बच्चे कोवैलेंट कंपाउंड कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं
नहीं करते, लेकिन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जरा एक ना ये HCl का एग्जांपल ले लो, ये HCl का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इजी वाला एग्जांपल है। HCl पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पानी में डिसॉल्व करता है, पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या जनरेट हो गया बच्चे? ये फ्री आयन जनरेट हो गए, और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोगों ने अभी देखा था, दिस वी कॉल्स आयोनाइजेशन प्रोसेस। क्या हो गया? तो बेटा HCl आयोनाइज हो गया पानी में, फ्री आयन जनरेट कर दिए, फ्री आयन जनरेट कर दिया तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कटायन कैथोड की तरफ जाएगा, ये अनायन एनोड की तरफ जाता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है सॉल्यूशन के अंदर। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है बच्चों, जरा देखना। नेम द टू कंपाउंड दैट दे आर कोवैलेंट। हमें बताने ऐसे दो कंपाउंड जो कोवैलेंट है लेकिन बट प्रोड्यूसेस आयन व्हेन डिसॉल्विंग वाटर। अच्छा, मतलब मॉलिक्यूल्स है लेकिन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पानी में डिसॉल्व करके आयन जनरेट कर रहे हैं। ऐसे कौन से भयानक कंपाउंड हो सकते हैं दोस्तों? तो लेट्स सी। अगर बच्चों मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया HCl, वही एग्जांपल है HCl। अच्छा, नॉट ओनली दैट, आप लोग है ना HBr का एग्जांपल ले सकते हो। इनफैक्ट बच्चों आप लोग अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे अनेक एग्जांपल आप दे सकते हो बच्चों, अनेक सारे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे बच्चों अगर मैंने यहाँ पे इसको पानी में डिसॉल्व कर लिया तो मुझे यहाँ पे मिला H+Cl-। दूसरा यहाँ पे मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो H+Br-। बट मेक श्योर तुमने आपने जो केमिकल कंपाउंड लिए वो कौन से होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। रिमेंबर, नॉन पोलर। आयोनिक तो बिल्कुल नहीं, सोडियम क्लोराइड को तो लेना नहीं बिल्कुल। और बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलता है? NH4+1 प्लस हाइड्रोक्साइड मिलाएगा, क्योंकि बेटा अमोनिया को पानी में डिसॉल्व किया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम के कटायन, हाइड्रोक्साइड के अनायन, इस तरह से बनेंगे बेटा। उन्हें दो पूछे थे, आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल दे सकते हो, आप लोग नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड कैसे लिखोगे दोस्तों? तो जरा देखना, ये है नाइट्रिक एसिड, पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलता है? NaH++NO3 1-। इस तरह से लिख सकते हो। आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का भी एग्जांपल बिंदास ठोक सकते हो। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट हो जाता है बच्चों। तो आपने, आई थिंक आपको ये पूरी कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझा होगा बच्चों आप लोगों ने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय।